हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड देखिए, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने बाल विकास का अर्थ इसको पढ़ा, उसके क्षेत्र पढ़े, महत्व पढ़ा और बाल विकास की अवस्थाओं को भी पढ़ा, जो कि हम लोगों ने एक साथ में, जैसे बाल्यावस्था, शिशुआवस्था, यानी कि पहले शिशुआवस्था आती है जन्म से 5 वर्ष तक, उसके बाद बाल्यावस्था आती है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था आती है 13 से 18 वर्ष तक। और कहीं कहीं पर देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक भी दी होती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा भी क्वेश्चन पेपर में आपके अगर 12 से 18 आता है तब भी ये राइट हो जाता है, अगर 13 से 18 आता है तब भी ये राइट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया था, तो एक साथ में सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि ये स्टेज होती है, यानी शिशुअवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक स्टेज को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसको डीपली पढ़ना होगा। आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जितने भी शिक्षक से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए, और सबसे बड़ी बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अपने पे लेके देखें और उसी तरह से आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन ऐसा मत पढ़िएगा कि रटन पद्धति अपना ले, रटें, तो रटने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके जो ये सब्जेक्ट है और मेन तरह से जो आपका बाल विकास है, रटने वाला तो बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। इसको आप समझिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाओं को डिटेल में देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे शिशुअवस्था, यानी जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आपका हो जाता है बाल विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जिस विकास की प्रक्रियाओं में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से गुजरता है, यानी देखिए, जो शिशुअवस्था होती है आपकी, तो वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। और इसमें आपका सबसे पहले ये पढ़ना है कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, पहले इसको जानेंगे, उसके बाद शिशुअवस्था को डिटेल में जानेंगे। तो आपका हो जाता है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है ना। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, परिवर्तन तो होता है, हर स्टेज में परिवर्तन होता रहता है। कभी गति मंद हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है। अब हम लोग यही चीज़ें तो डिस्कस करेंगे कि किस अवस्था में तीव्र हो जाता है, किस अवस्था में मंद हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और देख लेते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अभी डिस्कस हुआ कि विकास जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, यानी कि माँ के कोख में होता है, तभी से उसके बाद जब वो जन्म लेता है, फिर उसके क्या होता है कि विकास चलता रहता है। यानी गर्भधारण जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसकी प्रक्रिया चलती है, और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब देखिए वही चीज़ कि इसमें जो स्टेज होती है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शिशुअवस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। उसके बाद आपकी हो जाती है बाल्यावस्था, तो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। उसके बाद आपकी हो जाती है किशोरावस्था, तो 13 से 18 वर्ष तक की होती है। और अभी आप लोगों से इस बारे में भी डिस्कस किया कि कहीं कहीं पर ये स्टेज 13 से 18 ना होकर 12 से 18 भी आपको मिल सकती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिस तरह से ऑप्शन हो आप उस तरह से लिख दीजिएगा। और अति लघु उत्तरी में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 13 से 18 वर्ष है, लेकिन
कहीं कहीं पर 12 से 18 वर्ष भी मानी गई है। तो आप इस तरह से अति लघु उत्तरीय में भी लिख सकते हैं। डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो जो आपकी शेषवावस्था है उसको आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाल्यावस्था को डिटेल में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद शेषवावस्था को भी डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं शेषवावस्था। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, शेषवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। बच्चा माँ के गर्भ में 280 दिन, कितने, तो 280 दिन रहता है। और यह अवस्था, देखिए वही चीज, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष होती है और शेषावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बालक का निर्माण काल किसे कहते हैं, तो बालक का निर्माण काल शेषवावस्था को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि निर्माण काल शेषवावस्था, और बच्चा अपने माँ के कोख में कितने दिन तक रहता है, तो 280 दिन तक। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शेषवावस्था कहते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसके बाद की अवस्था को शेषवावस्था कहा जाता है, ठीक है ना। और उससे पहले कि देखिए हम लोग थोड़ा सा अगर जान लें कि इसमें और भी कौन कौन सी अवस्था होती है, तो भ्रूणावस्था जो होता है, भ्रूणावस्था की अगर बात की जाए तो इसमें टिम्बावस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणावस्था होती है, और देखिए ये सब अवस्थाएं आपकी हो जाती हैं। लेकिन अभी हम इनको सब डिटेल में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप ये इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। इसलिए आप जितना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये देखिए पहली बात, आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है और जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है। आपको देखिए, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, आप बोरिंग होके ना पढ़ें, आप चीज़ों को समझें, ठीक है ना। तो इसमें हम कहाँ पे थे, देखिए शिशुअवस्था कहते हैं, और नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच और भार 7.5 पौंड होता है, और नवजात शिशु क्रंदन करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों में हवा भर जाती है, वह भूख के समय रोता है, वह 15 से 20 घंटे सोता है, धीरे धीरे उसमें स्थायी परिवर्तन होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए बच्चा क्या करता है, जब उसको भूख लगती है तो वो ऐसे तो नहीं कह पाएगा कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। बच्चा क्या होता है, रोता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सोने पे देता है, यानी कि 15 से 20 घंटे तक वो सोता है। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, फिर वो थोड़ा कम सोता है। और देखिए बच्चा क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है, यानी कहने का मतलब है अपने बड़ों पर निर्भर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ पर निर्भर रहता है, क्योंकि देखभाल बच्चे की कौन करता है, तो माँ ही तो करती है। तो उसका सारा वर्क जो है वो माँ ही करती है। तो इस कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, और जब भूख लगती है तो बच्चा रोता है। अब हम लोग देख लेते हैं शिशुअवस्था की परिभाषा। तो इसमें आपकी देखिए क्रो एवं यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लें। और ये आपकी ऑप्शन, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ जाती है। जैसे परिभाषा दे दी आपकी और आपसे पूछ लिया यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा ना देकर आपसे पूछा कि क्रो एंड क्रो के अनुसार कोई एक परिभाषा आप लिखें जैसे, तो आपको ये परिभाषा लिखनी रहेगी और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग इसको याद कर लें। तो 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आपके देखिए दूसरी परिभाषा हो जाती है गुड एनएफ के अनुसार। तो व्यक्ति का विकास, जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये किसके अनुसार हो जाता है, ये गुड एनफ के अनुसार हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है फ्रायड के अनुसार। तो व्यक्ति जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है।
ये आपकी हो गई फ्राइड के अनुसार। आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वही चीज़ की परिभाषा आ जाती है तो पूछते हैं ये किसकी परिभाषा है, और कभी कभी नाम दे देते हैं कि इनकी परिभाषा आप लोग लिखें। तो उस तरह से आप लोगों को परिभाषाएं लिखनी होती हैं। और एक चीज़ और, जैसे आप लोगों के लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो उसमें ये नहीं दिए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि परिभाषा के साथ आप लिखें, लेकिन जो क्वेश्चन होता है अगर आप उसमें परिभाषा यानी विद परिभाषा आप लोग आंसर देंगे। मान लीजिए कि बाल विकास की अवस्थाएं आ गया और आप बाल विकास की अवस्थाएं लिख रहे हैं, तो उसमें आपने शिशुअवस्था स्टार्ट किया, तो जब शिशुअवस्था स्टार्ट किया तो आप पहले परिभाषा लिखें, उस हेडिंग डाल के आप परिभाषा लिखें और फिर उसके बाद आप उसका डिटेल दें, फिर उसकी हेडिंग्स डालें, तो आप लोगों को अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। क्योंकि ये नहीं है सिर्फ कॉपी भरना है और परिभाषा भी नहीं लिखी, बस ऐसे ही लिखते चले गए, तो ये चीज़ नहीं सही होती है। और इस तरह के मैं टिप आप लोगों को हर एक क्लास में देती चलूंगी। तो आप लोग देखिए वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत क्या कीजिए, पूरा वीडियो यानी कि आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो पहले की पढ़ाई होती है यानी कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम के टाइम ये सब चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं 10 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, कुछ लोग तो ऐसे तो कहते हैं मैं एक रात में मैंने पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो वो लोग जो पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे 6 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, या जो एक रात में पढ़कर एग्ज़ाम दे आते हैं उनके अच्छे होंगे। आपको समझदार है, आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें हम लोग पहले स्टार्टिंग से पढ़ते चले आते हैं वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद होती हैं और एग्ज़ाम के टाइम वही सब चीज़ें हमारे माइंड में घूमने लगती हैं। और देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जब एग्ज़ाम जैसे जाना है 9 बजे 10 बजे जाना है, क्योंकि शिफ्ट होती है, तो सुबह वो लोग पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है रास्ते में वो पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं ठीक होती है। क्योंकि उस दिन आप लोग अपना माइंड फ्रेश रखें। और क्या होता है, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें नहीं बताना है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का खैर टाइम नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग से बताते चलेंगे तो आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप कहेंगे अरे एग्ज़ाम का जब दिन आएगा उस दिन देख लेंगे, उसकी रात को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, एक रात में एग्ज़ाम दे आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें और क्लास कंटिन्यू लें, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर स्टडी करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो देखते हैं उसके बाद आपका हो जाता है वैलेंटाइन के अनुसार। तो शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है वैलेंटाइन के अनुसार कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। और स्ट्रेंग के अनुसार हो जाता है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बस जन्म से फिर एक ही तरह से होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन होता है। अभी हम लोग आगे बुद्धि पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि लब्धि का सूत्र ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और उसमें कुछ लोगों ने माना कि उसको बुद्धि को आंका जा सकता है, मगर ऐसा नहीं उसका मापन किया जा सकता, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है जब मापन किया जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बच्चों को नहीं आता, तो उसके अनुसार बच्चे को क्या कर दिया गया, ये इसकी बुद्धि लब्धि ठीक नहीं है, ये मंद बुद्धि है। और किसी से इस तरह से आ गया कि जो क्वेश्चन उसको आता है वही पूछ लिया गया, तो वो सामान्य बुद्धि हो गया, इस तरीके से। तो कहते नहीं कि इसमें हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी से यहाँ पे आ गई बात, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बुद्धि लब्धि का मापन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, क्योंकि एक तरह की बुद्धि नहीं रहती है, उसमें बदलाव आया करता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, देखो पहले क्या होता है, वो कम पढ़ाई में होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं, इंटर में फेल हो जाते हैं, या अच्छे नंबर नहीं उनको प्राप्त हो पाते हैं, लेकिन जब वो आगे पढ़ाई करते हैं, सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको ये कि मतलब वो मंद बुद्धि हो गए, ऐसा नहीं है। वो उनको कोई ऐसे हालात होंगे जो वो ऐसा हो गया होगा, उसके बाद वो IAS PCS बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि एक ही तरह की रहती है, क्योंकि कुछ लोगों के देखिए आप मार्कशीट देखेंगे उनके अच्छे नंबर नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो अपनी मेहनत से, लगन से। तो क्या उनकी बुद्धि लब्धि हम जो उनकी वो मार्कशीट है हाई स्कूल की, इंटर की, उससे आंकेंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा होगा कि जब से आप स्टार्ट हो जाएं तब से, ये नहीं कि मेरे हाई स्कूल में नंबर कम है तो मैं डीएलएड कैसे कर पाऊंगी, या मैं सीटेट कैसे कर पाऊंगी, या सुपर टेट क्लियर कैसे कर पाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बीत गया वो कल था, और जो चल रहा है वो आज है, और हमें आज में जीना है। चलिए, बातें बहुत हो गई, चलते हैं। देखिए, इसमें शेषवावस्था की विशेषताएं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो शेषवावस्था की शेषवावस्था होती है, यानी कि आपकी जन्म से 5 वर्ष तक, तो उसमें बच्चा किस तरीके से कितनी एज में क्या करता है, आप लोगों के लिए देखिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप समझते चलें कि देखिए जो आपकी क्वीइंग की स्टेज है वो 6 वीक में, क्वीइंग देखिए बच्चा क्या करता है, तो हल्का सा जैसे बा हो गया, क्वीइंग की स्टेज में जैसे बा हो गया, पा हो गया, माँ हो गया, इस तरीके से बच्चा क्वीइंग करता है, इसको क्वीइंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद बबलिंग करता है, तो बच्चा बबलिंग कब करता है, तो 6 मंथ, जैसे बच्चा 6 मंथ में क्या करता है, बबलिंग करता है। तो उसमें जैसे वाह बोल दिया, या बोल दिया, टर बोल दिया, पा बोल दिया, ना बोल दिया, इस तरीके से बच्चा बबलिंग करता है। उसके बाद जब 1 वर्ड वो बोलता है, वो 1 वर्ड कब बोलता है, तो 1 वर्ड वो देखिए 1 ईयर, 1 वर्ड जो है वो 1 ईयर। तो इसमें क्या बोलता है, जैसे पानी हो गया। आपने अपने आसपास में बच्चों को देखा होगा, इस स्टेज में बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता, जैसे उसे प्यास लगी होती है तो वो पानी बोल देता है। और जैसे बाबा मुझे गोद में ले लो, ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बाबा, आप बस इतना बोलेगा। और आप तो जैसे जो उसके गार्जियंस होते हैं, बच्चे के जो गार्जियंस होते हैं, वो तो समझ ही जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है, ठीक है। जैसे पानी बोला तो समझ गया कि बच्चे को प्यास लगी है, वो पानी मांग रहा है। अब इस तरीके से नहीं कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, इस तरीके से नहीं बोल पाएगा। उसके बाद हो जाता है 2 वर्ड स्टेज। क्या हो जाता है, तो 2 वर्ड स्टेज। इसमें देखिए बच्चा कैसे होता है, देखिए 18 से 24 मंथ कितना होता है, तो 18 से 24 मंथ होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मम्मी पानी, 2 शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनता है। जैसे बच्चा बना लेता है, जैसे उसे प्यास लगी तो वो ये नहीं कहेगा मम्मी मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा मम्मी पानी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो स्टेज हो जाती है वो कौन सी स्टेज हो जाती है, तो 2 वर्ड स्टेज, यानी 18 से 24 मंथ, ठीक है ना। तो और उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपका हो जाता है, जैसे 1 साल में कितने, जैसे जो वैकैब होता है उसका, तो वो देखिए जो 1 साल का बच्चा तो 3 शब्द, 1 साल का जो बच्चा होता है वो देखिए 3 शब्द। और उसके बाद जब 2 साल का बच्चा हो जाता है, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो देखिए कितने वर्ड बोलता है, तो 272 वर्ड, यानी 272 वर्ड बोलता है। फिर 5 साल का जब बच्चा हो जाता है, देखिए 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 2072 इतने वर्ड वो बोलता है। इस पर देखिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पढ़ते हैं शेषवावस्था की विशेषताएं। तो बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शेषवावस्था में क्या होता है, तो शेषवावस्था में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास भी होता है और सबसे ज़्यादा मानसिक विकास भी होता है। अब आप कहेंगे कि शेषवावस्था तो बहुत छोटी स्टेज होती है, तो इस अवस्था में, तो जी हाँ, इसी अवस्था में, क्योंकि देखिए बालक को जो कुछ बनना होता है ये प्रारंभ के वर्षों में यानी कि ये होता है। उसके बाद देखिए अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में, और इसमें जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ये सबसे अधिक होता है। सेकंड नंबर पर देखा जाए कि शेषवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की,
यानी देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, यानी इसमें क्या, नकल करने की। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा को देख रहे हैं कोई चीज़, जैसे कोई भी वर्क करते हुए तो बच्चे वैसे ही करने लगते हैं, या मम्मी को जैसे करते हुए देख रहे हैं, जैसे किचन में कोई वर्क करते हुए देख रहे हैं तो वो उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। खिलौने ले आएंगे उस तरीके से, जैसे छोटे छोटे बर्तन नहीं ले आते हैं कि बच्चे छोटे छोटे बर्तनों से खेलते हैं। अब लड़की है वो, तो यहाँ पे हालांकि रूढ़िबद्धता के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि लड़की वो छोटे छोटे बर्तन है कि मम्मी ने इस तरह से ये कुकर रखा था, इस तरह से रोटियां बनाई थी, तो इस तरीके से वो खेलने लगती है, यानी कि वो नकल करने लगती है। लड़का होता है, अगर उसके पापा बाइक चला रहे हैं तो वो बाइक नहीं भी चलाएगा तो अपने आप से यूं 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 करने लगेगा कि मैं बाइक चला रहा हूँ, पापा के जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, इस तरीके से बच्चा करने लगता है। तो इसमें अनुकरण की सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो ये अनुकरण की अवस्था, यानी कि नकल करता है बच्चा। उसके बाद देखिए सीखने का स्वर्णकाल, इसी अवस्था को कहते हैं बालक अनेक बातों को बहुत ही जल्द सीख लेता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना तथा माँ कहकर पुकारना। यानी देखिए कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब अगर क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि सीखने का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो सीखने का स्वर्णकाल देखिए शिशुअवस्था को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और क्या होता है, बालक अनेक बातों को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, यानी कि वो बहुत सी बातों को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, इसमें सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और जैसे माँ को पहचाना, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को पहचान लेता है, फिर अपने पिता को पहचान लेता है, फिर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग या अपने फूफी ताई जो भी होते हैं सबको पहचान लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि और फिर पहचानता भी है और माँ को माँ कहकर पुकारता भी है, क्योंकि वो माँ वर्ड बोलने लगता है। और माँ को, क्योंकि माँ ही के संपर्क में सबसे ज़्यादा बच्चा रहता है, तो वो माँ कहने लगता है, यानी माँ कहकर पुकारने लगता है। और ऐसे ही बाबा, ताई, फूफी, इस तरीके से वर्ड बोलने लगता है। उसके बाद शिशुअवस्था कल्पना बाहुल्य होता है, शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं, उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। अब देखिए बच्चों को क्या है, इस अवस्था में आप बच्चों को कहानी सुनाएं। मान लीजिए किसी राजा की आपने कहानी सुनाई, तो ये कि राजा था, वो घोड़े पे सवार था, वो जा रहा था अपनी रानी को लेने, उसका बहुत बड़ा महल था। तो बच्चे क्या, वो कल्पना शक्ति, उनमें कल्पना शक्ति होती है, तो वो ये सोचने लगते हैं हाँ एक राजा हैं, वो घोड़े पे बैठे हैं, वो अपने महल में जा रहे हैं, अपने रानी को लेने जा रहे हैं। या इस तरीके से कि एक परी है, वो सफ़ेद कपड़ों में आई है, उसके हाथ में कोई छड़ी है। तो इस तरीके से बच्चा क्या होता है, वो उसमें जो कल्पना शक्ति होती है वो जो चीज़ आप उसको बताएंगे, जैसी भी आप कहानी बताएंगे, बच्चा उसकी कल्पना कर लेता है कि सचमुच ऐसा होता है। जैसे छोटे बच्चों को होता नहीं, ऐसा मत करना, देखो अब ये ना करना, भूत आ जाएगा। अब बच्चा क्या है, अंधेरे में गया, कहा था या मम्मी ने या पापा ने या जिसने भी, जैसे जिसको भी बच्चा समझ ले कि बच्चे से उन्होंने बात की हो, तो हाँ मम्मी ने कहा तो था कि भूत है, अब अंधेरा है तो मतलब वहाँ पे भूत है, अब उसने मान लिया कि भूत है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी चीज़ अगर बच्चे को बता दी जाए तो वो उसको सच मान लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए शिशुअवस्था में स्वप्रेम की भावना का बाहुल्य होता है, वह खुद से प्रेम करता है, वह माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या करता है, और वह माता पिता भाई बहन का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को यह लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही किया जाए। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि शिशुअवस्था में स्वयं प्रेम की भावना बाहुल्य होती है, यानी वो अपने खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और क्या करता है कि वो ये सोचता है कि जो उसकी माता है पिता है वो उसको ही सबसे ज़्यादा चाहें। अगर देख लो उसके जो छोटा बच्चा हो और उसके कोई भाई बहन हो और मम्मी की गोद में बैठ जाए तो वो हटाने लगता है, कहता है हटो हटो, मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशन करेगा कि यहाँ से हटो, वो रोने लगेगा कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माता है, मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशन करने लगेगा, रोने लगेगा, हाथ पकड़ के खींचने लगेगा। आपके जो आसपास में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हों तो आप ऐसा करिएगा तो देखिएगा बच्चे ऐसे ही करते हैं। और उनकी गोद में कोई बैठ जाए
तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो जब तक हटा नहीं देगा तब तक मानेगा नहीं, और फिर खुद से तुरंत गोद में चला जाएगा कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरी माँ है, मैं बैठूंगा, ये मम्मा की गोद है यानी मेरी गोद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो रिएक्शन करने लगता है। और देखिए क्या होता है कि वही चीज़ कि किसी और को अपनी माँ की गोद में देख लेता है तो वो ईर्ष्या करने लगता है, और माता पिता भाई बहन यानी जितने भी लोग उसके परिवार में हैं तो वो सोचता है मैं ही सर्वा हूँ, मुझे ही सब लोग प्यार करें, किसी और को कोई प्यार ना करे, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, या घर में और भी बड़े हों, सब लोग मुझे ही चाहें, मुझे ही प्रेम करें, और किसी को कोई ना प्रेम करे ना कोई चाहे, ठीक है ना। तो बच्चे में ये चीज़ रहती है, किस अवस्था में, तो शिशुअवस्था में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को ये लगातार होता है कि सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही किया जाए, वही चीज़ कि बच्चा चाहता है कि मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार किया जाए, ना कि किसी और को, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कोई घर में बड़े होते हैं उनकी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मी क्या करती है, गोद में उसको ले लेती हैं, या उसका जैसे कोई बड़ा बच्चा है, अब मम्मी के लिए तो चाहे वो बड़े हो जाएं छोटे हो जाएं तो वो बच्चा ही होता है, तो क्या होता है, गोद में ऐसे पैर पे सिर रख लिया, और तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा खलता है, छोटा बच्चा होता है कि ऐसा क्यों किया है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस तरीके से बच्चा रिएक्शन करने लगता है। तो उसके बाद देख लेते हैं शिशुअवस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना, खुशी से हंसना। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, यानी शिशुअवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं तो वो एक बात को कहेंगे, जैसे पापा, फिर कहेंगे पापा 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 पापा, बहुत बार वो बोलेंगे, बहुत बार वो रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे, फिर वो हंसेंगे, फिर वो उछलेंगे कि वो पापा पापा कह रहे हैं, फिर यही चीज़ इसमें होती है। उसके बाद देखते हैं शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया तथा पीड़ा हो गई। अब देखिए उसे आपने अगर डरा दिया कि यहाँ पे भूत है, ऐसा कुछ है, तो उसमें एक भय पैदा हो जाता है कि वो मान लेता है कि हाँ मम्मी ने या पापा ने बताया था कि भूत होता है, तो मतलब उसने भूत को मान लिया। अब क्रोध, जैसे कि अब वही चीज़ कि मम्मी की गोद में कोई और बैठ जाए तो उसे गुस्सा आता है, जब तक हटा नहीं देगा तब तक उसको चैन नहीं है, तो वो क्रोध भी करने लगता है कि हटो मेरी मम्मा यानी मेरी माँ की गोद से हटो, इस तरीके से वो करने लगता है, तो ये क्रोध में आ जाता है। और प्रेम, देखिए वो प्रेम, उसको प्रेम भी चाहिए होता है, यानी कि जितने भी घर के सदस्य हैं सब उसी को चाहें, किसी और को ना चाहें। और पीड़ा, जैसे कि होता नहीं, छोटा बच्चा होता है, कोई लाइट वाइट जल रही होती है, या मान लीजिए जैसे गैस जल रही है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, या कि इसको किसी तरीके से टच कर ले, किसी तरीके से टच कर लें, क्योंकि वो चीज़ उसको जलते हुए दिख रही है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन माँ क्या करती है, रोकती हैं उसको कि यहाँ पे अगर बच्चा जाएगा, इसको टच करेगा तो वो जल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं मानेगा। लास्ट में क्या होगा, कहते नहीं जैसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप थोड़े से भी इधर उधर हुए, जैसे जो बड़े गार्जियन है यानी मम्मी है, मम्मी ही ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखती है क्योंकि मम्मी ही पूरे टाइम बच्चों के साथ रहती हैं, तो थोड़ा सा हटी, और वो जब तक उसको टच नहीं कर लेगा, और टच ज़रूर करेगा, मान लो वो टच उसको करना ही करना है, और जैसे ही टच किया उसका हाथ जल गया। अब जब वो जल गया हाथ, तो उसको जब पीड़ा हुई, तो जब पीड़ा हुई वो समझ गया कि अब इसको नहीं टच करना है, क्योंकि अब नहीं इसको हमको करना है, इसको नहीं छूना है, यानी मम्मी, उसके माइंड में वो चीज़ आ जाती, यानी मम्मी मना कर रही थी, ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक। अब वो चीज़ वो समझ गया, अब वो कभी नहीं उस चीज़ को टच करेगा, वो अब उसने अपने माइंड में उस चीज़ को फीड कर लिया। तो इस अवस्था में ये चीज़ें होती हैं, यानी कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये सब चीज़ें इस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं, तो शिशुअवस्था में होती हैं। उसके बाद देखिए इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि काम प्रवृत्तियाँ किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है, अब वहाँ पे आपका बाल्यावस्था दिया होगा, किशोर अवस्था दिया होगा और शिशुअवस्था दिया होगा, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके के 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप हमें पता है कि आप लोग किस पे टिक करेंगे, तो किशोर अवस्था पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किशोर अवस्था में नहीं ना होकर काम प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा शिशुअवस्था में होती है, ठीक है ना।
तो क्या होता है, शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, बच्चा अपने ही अंग से प्रेम करता है। माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये सारी चीजें कि सबसे ज्यादा अगर विकास या सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति, ठीक है ना, तो इस तरीके का जो होता है तो वो शिशुअवस्था में ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं, शेष अवस्था में बालक ज्यादातर माता पिता तथा परिवार पर निर्भर रहता है। क्योंकि देखिए ये भी चीज है कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्वयं तो कुछ नहीं कर पाता है, जैसे अपना खाना लेना, अपनी सफाई करना या अपने आप को नहलाना धुलाना, इस तरीके के जो भी जितने भी कार्य होते हैं सब माता ही तो करती है ना। तो वो अपने बड़ों पर ही तो निर्भर होता है। जैसे माता पिता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो माता ही करती हैं। जैसे खाने पीने, कपड़े पहनाने, नहलाने, घूमने, बिस्तर पर लेटने आदि कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर इस अवस्था में अपनी माँ पर निर्भर रहता है। इस अवस्था के बच्चे दूसरों से लड़ाई झगड़े कहासुनी हो जाए अगर, तो तुरंत ही अपने माता पिता से शिकायत करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने बड़ों पर निर्भर होता है, यानी कि अपने माता पिता और भी घर में जो बड़े हैं तो वो सबसे ज़्यादा अपनी माता पर निर्भर होता है। तो क्या करता है, जो बच्चे का जैसे नहलाना धुलाना हो गया, उसको खाना खिलाना हो गया, उसकी सफाई हो गई, जो भी जितने भी वर्क होते हैं वो सब उसकी माँ करती है, यानी बच्चे की माँ करती है। और मान लीजिए बच्चा बाहर छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है, मतलब अपनी ही एज के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो क्या होगा, या एज के साथ खेल रहा है, थोड़ा से बड़े बच्चे के साथ भी खेलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अपनी एज के बच्चे के साथ खेल रहा है और उनमें झगड़ा हो गया, कहाँ सुनी हो गई, अब क्या करेगा, वो बच्चा अपनी माँ के पास जाएगा या अपने पिता के पास जाएगा, और वो वाला बच्चा अपनी, मतलब दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे अपने अपने माता पिता के पास जाएंगे और उनसे शिकायत करेंगे। क्योंकि इस तरह के जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनके पास तो शिकायतों की पूरी पोटली होती है। वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि मम्मी मुझे उन्होंने मारा, मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा, मतलब उनकी एक ये सोच होती है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, मैं पापा के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे पापा मतलब सुपर हीरो हैं, वो सब कुछ कर देंगे, वो निपटारा कर देंगे, हमारे झगड़े का निपटारा कर देंगे। मतलब बच्चे की ये थिंकिंग होती है, ठीक है ना। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी निपटारा कर देंगी, वो स्वयं ना करके अपने मम्मी पापा पर निर्भर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद देख लेते हैं, इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक भावना का अभाव रहता है। बच्चे उचित अनुचित, अच्छी और बुरी आदतों से फर्क नहीं कर पाते हैं और उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है। बालक वही काम करता है जिसमें उसे आनंद आता है। यानी देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो ये अवस्था होती है तो इसमें क्या होता है, नैतिक भावना का अभाव होता है। अब छोटा बच्चा, उसे ये सब चीज़ें नहीं पता कि नैतिकता होती क्या है, या कोई आया है घर में तो उसे सलाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए या उसके पैर छूने चाहिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर मान लीजिए कितना भी वीआईपी गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, वो अपना अगर गेम खेल रहा है तो वो गेम ही खेलता रहेगा, अगर वो खा रहा है तो खाता ही रहेगा, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे घर में कौन आया है कौन नहीं आया है, हमें क्या करना है। अगर आपने, जो घर के बड़े होते हैं, अगर उन्होंने पहले से उसको सिखा रखा है कि देखो, अगर तुमने, कोई बड़ा आया और तुमने उसको नमस्ते नहीं किया, सलाम नहीं किया, तो तुमको मारेंगे या तुमको हम चॉकलेट देंगे, दोनों तरह से। अगर आपने उसे डराया या उसे लालच दिया तो बच्चा ज़रूर कर देगा कि मैं सलाम या नमस्ते करूँगा या करूँगी तो मेरी मम्मी पापा मुझे चॉकलेट देंगे, या अगर नहीं करूँगा तो मम्मी मुझे मारेगी या मुझे डांटेगी। तो इस तरह से बच्चा, उसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो सिर्फ डर में या लालच में उसमें नैतिकता आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये नैतिकता है। वो तो डर में कर रहा है ना, वो आपको सलाम या नमस्ते वो डर में कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है ना। और वो अच्छे और बुरे की नहीं पहचान कर पाता है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है। मान लीजिए आपने बच्चे को डांट दिया या उसको हल्का सा कहीं पे ऐसे ही आपने टच कर दिया,
तो बच्चा जब तक आपको टच नहीं कर लेगा, जब तक आपको मार नहीं लेगा, तब तक उसको चैन नहीं। जैसे होते नहीं छोटे बच्चों को ऐसे करके ऐसे हल्के से टच कर दो, वो आपको भी ऐसे ही मार देगा। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बड़े हैं या हमको इन्होंने प्यार में मारा है, तो कुछ नहीं, बस आपने उनको मारा है मतलब वो आपको मार ज़रूर लेंगे, ये चीज़ होती है। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने शिशुअवस्था को डिटेल में पढ़ा। यानी कि देखिए बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था है, उसमें हम लोगों ने शिशुअवस्था को डिटेल में पढ़ा। इसमें देखिए इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए शिशुअवस्था की विशेषताओं को पढ़ा और इसमें देखिए हम लोगों ने इनको डिटेल में समझा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।